हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा खूबसूरत टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत फेमस टॉपिक इसलिए है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझ लेते हैं ये टॉपिक है क्या। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो मेरे बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, ध्यान दें जरा। मान लो कि ये आपका कोई पॉइंट चार्ज Q1 है। इट इज ए पॉइंट चार्ज Q1 हमने सपोज कर लिया। अगर इसके पास में कोई दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रहे और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, बीच का बोले तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये R रहे, तो हमें मालूम है कूलम्ब फार्मूला से हम इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे। क्या फार्मूला था हमारे पास? F इज इक्वल टू 1/4πε0। ध्यान रखें, हम यहां ε0 अपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है। 1/4πε0 इंटू पॉइंट चार्ज Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वन चार्ज Q2 और डिवाइड बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है। तो इस फार्मूले से हम दो पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्रिएट होता है उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। लेकिन जरा सुनो, अगर यहीं पर एक और चार्ज रहे Q3 एक और चार्ज रहे और आपसे कहा जाए कि आप इस Q1 पर आप बताइए कितना फोर्स अप्लाई हो रहा, तो आप कहेंगे कि हम Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे और Q1 और Q3 के बीच का फोर्स निकाल लेंगे और दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे और आप सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया। नहीं, गलत, 100% गलत। क्यों? जरा ध्यान दो। जैसे ये आपका Q1 पॉइंट चार्ज रखा है और यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज हमने मान लिया Q2, एक और पॉइंट चार्ज मान लिया Q3, और ये दोनों का ये तीन जो पॉइंट चार्जेस हैं इनके नेचर हमने सपोज किए पॉजिटिव हैं। फिलहाल हमने एज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया कि हमारे पास तीन पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। अब हम इस पॉइंट चार्ज पर, दैट मीन Q1 पर, अगर इस दो के थ्रू, इस पूरे ग्रुप के थ्रू, इस ग्रुप में तीन चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2, Q3, हम कहें आपसे कि आप हमें यह बताओ इस Q1 पर नेट फोर्स कितना होगा, तो बात सही है, हम कूलम्ब्स लॉ से दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। यहां तो तीन चार्जेस हैं, तो हम देखते हैं इस Q1 पर ये जो चार्ज बॉडी आपका रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q1, ये वाला, ये प्लस Q1, तो जरा ध्यान दें, इस Q1 पर ये Q2 भी फोर्स लगाएगा 100%, और फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव नेचर। इस Q1 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, और कौन सा होगा फोर्स? रिपल्सिव होगा, हमने पीछे पढ़ रखा। मतलब ये Q2 इस Q1 पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में, चूंकि Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ हम इसको लिख सकते हैं F फोर्स एज वेक्टर 1 and 2। मतलब फर्स्ट चार्ज जो पॉइंट चार्ज है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, ये इसका डायरेक्शन होगा। इसी तरह यहां देखें, ये जो Q3 पॉइंट चार्ज है ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा,
बिल्कुल लगाएगा। तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा, वो इस तरह होगा, इस तरह, क्योंकि हमें पता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस, ये हमने पढ़ा है, अलोंग द लाइन। अब यहां पर ये जो फोर्स मिला आपको, ये एक ये देखिए, इसको हमने F12 से लिखा, तो इस वाले फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन बनी पे, और किसके थ्रू, Q3, तो फोर्स ऑन वन 3, इसको फोर्स 1 3 लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ये Q1 और ये Q2 और ये Q3, ये 3 चार्जेस रखे हुए थे। आराम से देखो, प्यार से, कुछ है नहीं, घबराओ नहीं। देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, Q1, Q2 एंड Q3। अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता होना है कि Q1 पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना क्रिएट होगा। अगर यहां पर एक चार्ज एब्सेंट होगा, केवल 2 ही चार्ज रहते, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करके इनके बीच का मैग्नीट्यूड पता कर लेते। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये, यहां तो 2 बॉडी है और इस बॉडी पे हमें फोर्स पूछा गया, तो इस Q1 पर फोर्स हमने देखा Q2 भी अप्लाई करेगा और Q3 भी अप्लाई करेगा, और ड्यू टू सेम नेचर ये धकेलेगा आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो देखना, Q2 Q1 पर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है उसको हमने मान लिया F12, मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि F12 क्यों लिखा, फर्स्ट चार्ज्ड बॉडी पर फोर्स है, किसके थ्रू, सेकंड के थ्रू, तभी लिखा हमने F12 एज वेक्टर। और ये Q3 भी तो इस पे अप्लाई करेगा, वो भी रिपल्सिव होगा, तो ड्यू टू डायरेक्शन इसको, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं F किस पर, 1 पर, किसके थ्रू, 3 पर, तो F13 एज वेक्टर, एज वेक्टर। क्यों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने फोर्स को डायरेक्शन ध्यान रखें। अब यहां पर 2 फोर्सेस मिले, देखना, इस पॉइंट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड आपने पता कर लिया, मान लो 5 न्यूटन का है, थोड़ा समझे, और इसका मैग्नीट्यूड पता कर लिया, ये सेकंड फोर्स मान लो ये 3 न्यूटन का है। अब इस पॉइंट पर 2 फोर्स, इस पॉइंट बोले तो Q1 पर, बिकॉज हम Q1 की बात कर रहे हैं, इस Q1 पॉइंट चार्ज पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, है ना, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये, जैसा कि यहां दिखाया। तो इससे क्या आप ये कह सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स 3 + 5 दैट मीन 8 न्यूटन होगा? क्या आप ये कह सकते? नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट इज रॉन्ग, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मेरे लाल वेक्टर एडिशन फॉलो करती है। अब आप कहेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता? तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, एक ग्रुप ऑफ चार्जेज में किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि बहुत से चार्जेस रहे और उनमें से किसी एक स्पेशल चार्ज पर अगर हमें नेट फोर्स पता करना है, तो इस कॉन्सेप्शन को क्लियर करने के लिए उस पर फोर्स फाइंड करने का जो मेथड दिखाता है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या देता है? कुछ नहीं, नेट फोर्स देता है किसी एक चार्ज पर, किसी एक, कोई भी। जैसे इस पर पता करें तो इस Q3 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, इस तरह रिपेल करेगा, और इस Q3 को Q1 भी रिपेल करेगा, इस तरह। तो आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। अब इन्हें हम यूं नहीं ऐड कर सकते हैं। आपके दिमाग में अभी अभी एक बात आ रही होगी फिर भी कि ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, क्यों नहीं हम 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा। देखो छोटी सी बात बताते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आप किसी पॉइंट से, या आप जहां भी हैं वहां किसी पॉइंट से आप 3 मीटर एक स्ट्रेट लाइन में चले, 3 मीटर आपने स्ट्रेट वे कवर किया, थोड़ा एज्यूम किया, और इसके बाद इस पॉइंट से आप 90 डिग्री पे टर्न हुए और आप 4 मीटर चले, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए। अब आपने चलना कहां से शुरू किया था? पॉइंट O से। आप O से A पर गए और A से 90 डिग्री का टर्न लेते हुए आप B पर पहुंचे।
अब जरा सोचो, हम आपसे पूछें कि आप शुरू पॉइंट जहां से हुआ था, ओ पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से अब कितनी दूर हैं, तो क्या आप ये कहेंगे हम 7 मीटर दूर हैं? 3 और 4 नहीं, गलत। डिस्टेंस इसका ओ से बी तक का फाइनल तो ये हुआ, ये। और ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस नहीं मेरे लाल, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और आप जानते हैं, इस जो छोटी छोटी क्लासेस है 9th 10th में आपने पढ़ रखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड पता करते हैं तो यहां अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीछे पढ़ रखी हो रही है आपने। मान लो इसका रिजल्टेंट आर है इन दोनों का, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन 25। तो आर का वैल्यू इसका अंडर रूट ले लेते हैं 25, मतलब हमें मिलता है 5 न्यूटन। 5 या मीटर, 5 मीटर, नॉट न्यूटन, मीटर, 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है, 7 नहीं है, 5 है। ये 4 था, ये 3 था, इन्हें डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर फोर्स का खेल है। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके फोर्स तो पता कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चार्ज अगर रहे तो किसी एक पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम स्केलर एडिशन यूज नहीं करेंगे। नेवर, वी यूज ओनली वेक्टर एडिशन। और आप ध्यान रखें, बहुत से चार्जेज अगर रहे, ए लॉट नंबर ऑफ चार्जेज, एन चार्जेज, ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, ए बंच ऑफ चार्जेज, बहुत चार्जेज रहे, और उनमें किसी भी एक स्पेशल चार्ज पर आपसे कह दिया जाए कि फला चार्ज पर फोर्स बताइए, तो उस चार्ज पर जो सारे चार्जेज फोर्स एक्ट करेंगे उसका जो वेक्टर सम होगा। आई रिपीट अगेन, बहुत से चार्जेज रहे, उन चार्जेस में किसी एक चार्ज पर आपसे कहा जाए कि फोर्स बताइए कितना फोर्स एक्ट हो रहा, तो हम उस चार्ज पर जो रिमेनिंग चार्जेस हैं उनके थ्रू जितना फोर्स एक्ट होगा उसका वेक्टर सम वो नेट फोर्स होगा उस चार्ज पर जिस पे हमें फोर्स पता करना। अब देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट के बाद हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, इसे हम रफ किए दे रहे हैं, इसे रफ किए दे रहे हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बने रहिए हमारे साथ, आप सीख जाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहां अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, क्यों जरूरत है हमें इसकी, है जरूरत। अभी बताया, जहां पर 2 पॉइंट चार्ज होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट इफ देयर आर ए नंबर ऑफ चार्जेस और उस केस में किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है तो वहां पर हमें अप्लाई करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये क्या कहता है देख लेते हैं। it states that when a number of charges that mean बहुत से charges are acting or interacting then the net force, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना चाहिए, जाना बेहतर है। the net electrostatic force on given charge, जिस पे पूछा गया बेटा, on given charge is vector sum of all forces exerted
exerted on it by presence of other charges, ये आपका स्टेटमेंट है। जरा इसे कायदे से देख लें और आप इस पॉइंट को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है ये? व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत से चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, रिएक्ट हो रहे हो, फिर लिखा द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन गिवन चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका पॉइंट चार्ज Q1 है, एक ये पॉइंट चार्ज हमने Q2 रख लिया, एक और पॉइंट चार्ज Q3 रख लिया, एक और पॉइंट चार्ज Q4 रख लिया, वैसे मान लो n चार्जेस रख लें, नो प्रॉब्लम, n चार्जेस। और हम आपसे कहें कि इस Q1 पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स पता करना है, तो हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, तो क्या हुआ, मान लो इस पॉइंट चार्ज पर हमें नेट फोर्स पता करना है, तो सपोज करो इस पॉइंट चार्ज पर बेटा Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी, सपोज किया ये सारे के सारे पॉजिटिव नेचर के हैं, मान लिया कुछ नहीं, अगर निगेटिव नेचर का कोई होगा तो वो रिपेल करने के बजाय अट्रैक्ट करेगा बेटा, और कुछ नहीं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। फिलहाल हमने सपोज किया सारे के सारे पॉजिटिव नेचर, ये खुद पॉजिटिव नेचर का है, और हमें Q1 पर नेट फोर्स पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा ये Q2 इसे रिपेल करेगा, और माना कि इस पे फोर्स जो है एज वेक्टर, फोर्स को नाम दे देते हैं, ध्यान दें, फोर्स किस पे पता कर रहा है, Q1 पर, तो फोर्स ऑन वन फर्स्ट चार्ज बॉडी। कौन एक्ट कर रहा, सेकेंड बाई टू, ऐसे नाम दे दिया। इन्हें रटते नहीं भैया, समझते हैं, हमें इस Q1 पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स पता करना है, तो F1 बाई टू। इसी तरह Q3 पे ध्यान दें, ये Q3 भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, और ये फोर्स आपका क्या कहलाएगा, फोर्स एज वेक्टर 1 बनी पे लग रहा, किसके थ्रू, 1 3। इसी तरह ये Q4 है, तो Q4 भी तो इसको धकेलेगा, ये भी तो रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये फोर्स ये होगा इस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, बी रिमेंबर। और इसका फोर्स को लिखेंगे कैसे, एज वेक्टर किस पे लग रहा, 1 पे पता कर रहा है, किसके थ्रू, 4 पे, ये हो गया। ऐसे n फोर्सेस, n चार्जेस हैं, तो हम n फोर्सेस पता कर लेंगे, और फिर सारे n फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, ये लिखा द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड on it by presence of other charges। जो ये तमाम चार्जेस, n चार्जेस, देखो इन सारे चार्जेस के थ्रू इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वही कहलाएगा इस पे नेट फोर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स F एज वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए, पहले वाले पे देखो बेटा, फोर्स ऑन 1 बाई 2 एज वेक्टर प्लस दूसरा फोर्स ऑन 1 बाई 3 एज वेक्टर प्लस थर्ड फोर्स ऑन 1 बाई 4 एज वेक्टर प्लस डॉट डॉट। जब हम nth के लिए लिखेंगे तो nth चार्ज्ड बॉडी भी तो फोर्स लगाएगा इस पे, बिल्कुल लगाएगा। अब इसको हम किस तरह लिखें, इसको लिखेंगे फोर्स एज वेक्टर, फर्स्ट वाले चार्ज पे लग रहा तो 1, और किसके थ्रू, nth चार्ज पॉइंट चार्ज जो है, तो इसको लिखेंगे F1n, तो यहां लास्ट में डॉट डॉट करके लिख दिया, प्लस फोर्स एज वेक्टर 1n, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स। अब हम इस वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं। देखना ये फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। फोर्स ऑन 1 बाई 2 इज इक्वल टू होगा
पहले और सेकेंड, ध्यान दें फॉर्मूला लगाया हमने आपका कूलम्ब्स का 1/4πε0 इनटू एप्सिलॉन नॉट इसलिए अपेंड किया क्योंकि मीडियम जो सराउंडिंग का है वो या तो एयर है या वैक्यूम, और अगर ऐसा नहीं है तो आप पीछे देख चुके हैं वहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेटिव परमिटिविटी और मल्टीप्लाई हो जाएगा। खैर आगे की तो 1/4πε0 तो ये हुआ इनटू हम किस पे देख रहे हैं 1 2 1 2 1 2 का फोर्स देख लें, Q1 और Q2 के बीच का है, Q1 और Q2, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस तो हमने कहीं लिखा नहीं, फिलहाल हम माने ले रहे हैं ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो या तो लिख सकते हैं इसको R12 मतलब फर्स्ट का डिस्टेंस 2 से R12, या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं R21 मतलब सेकेंड का डिस्टेंस बाई फर्स्ट, एक ही बात है, ये R लिख ले नो प्रॉब्लम, हम यहाँ R भी लिख सकते हैं। तो चलो साहब यहाँ R स्क्वायर लिख लिया, लेकिन R स्क्वायर लिखने से बेटर ये रहेगा आप इनमें से कोई भी चूज कर लें, फर्स्ट का सेकेंड से डिस्टेंस, तो हम R21 या R12, चलो भाई R21 लिखे ले रहे हैं R21, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां आपको इसको डायरेक्शन देना होगा। अब डायरेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, इनटू हमें एक यूनिट वेक्टर अपेंड करना होगा। यूनिट वेक्टर काहे का, डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, Q1 से Q2 तक का। ध्यान दीजिए फोर्स Q1 पर पता कर रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन है Q2 से Q1, रिपेल कर रहा। प्लीज try to understand this one point. Force is acting from Q1 to Q2 to Q1. So displacement vector will be R21 not R12. R21 दूसरे से फर्स्ट की ओर, तो यहां पर जो R21 लिखा हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा, तो यहीं पर हम लिख दें R21 और इसके ऊपर लगा दें कैप। ये यूनिट वेक्टर है, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में वेक्टर के चैप्टर्स में बड़ा डिटेल में पढ़ाया गया होगा आपको। जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता, लेकिन इसका डायरेक्शन होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का जब भी हम कहीं पर यूनिट, इसे कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर है, जब भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट, दैट मीन 1, लेकिन डायरेक्शन बताएगा। तो यहां R21 लिखा, क्यों लिखा फिर देख लीजिए, पहले पे फोर्स पता करना था, सेकेंड की वजह से हो रहा है फोर्स रिपेल है, तो ये रिपेल कर रहा, फोर्स का आउटवर्ड डायरेक्शन है, किधर से, सेकेंड बॉडी से फर्स्ट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में R21 लिखेंगे हम, R21। इसी तरह हम F13 पता कर सकते हैं, फोर्स एज वेक्टर 13, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इनटू Q1, तो वही रहेगा क्योंकि उसी पे फोर्स पता करना, Q1 इनटू किसके द्वारा, Q3 के थ्रू, Q3 डिवाइड बाई, अब जरा देख लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे R31, बिल्कुल लिखेंगे R31, और इसी का कर दें स्क्वायर इनटू, इसको डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन क्या होगा, थर्ड से फर्स्ट की ओर, दैट मीन R31, और इस पे आपको क्या लगाना होगा, कैप। बहुत से बच्चे घबराया करते हैं कि ये 13 12 व्हाट इज दिस, नथिंग यार। R31 क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, आपको ये देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो सारे के सारे डायरेक्शन तो अपवार में दिखाई दे रहे हैं, Q2 भी रिपेल कर रहा Q2 से Q1 की ओर, तो R21 लिख दिया, है ना, Q3 भी रिपेल कर रहा तो R13 लिख दिया, R31 लिख दिया, इसका डायरेक्शन ये भी। इसी तरह हमें आप एज वेक्टर 1/4 पता करें, 1/4 मींस इस Q4 के थ्रू, तो क्या लिखेंगे, Q1 तो कांस्टेंट इनटू, अब चार्ज Q4 आया, Q4 कांस्टेंट आपका वही रहेगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q4 अपॉन डिस्टेंस पे ध्यान दें, ये हो जाएगी R41 इसका स्क्वायर, और इनटू में लिख दिया R41 पे लगा दिया कैप, ये डायरेक्शन बताएगा। डॉट कर दें, हम अगर लास्ट वाले पे निकालना चाहें, लास्ट वाले पे यहां लिखे दे रहे
nth के थ्रू इस पर फोर्स कितना यूज होगा, तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन nth, तो इसमें फोर्स क्या होगा, n 1 पे लगाना है, फोर्स ऑन 1 थ्रू n या yn, 1 पे n के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, वो तो आना ही आना है, इंटू सेकेंड, चार्ज ही चेंज हो रहा, Qn डिवाइड बाई, अब डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखें, फोर्स Q1 पर लग रहा, किसके थ्रू, Qn, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको Rn1, और इसी का आपको करना है स्क्वायर, nth चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर फोर्स, और यहां डायरेक्शन दे दें तो लिखेंगे Rn1 का कैप। इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है वो नेट फोर्स होगा इस Q1 पर। अब हम यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल, ध्यान दें, फोर्स 1/2, फोर्स ऑन 1/3, फोर्स ऑन 1/4, डॉट 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 अप टू फोर्स ऑन 1/n। हमने इस तरह से ये फोर्सेस जो पता किए, इन्हें ऐड करने के लिए आप ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर टर्म में अपीयर कर रहा है, हर टर्म में देख लो, हर टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर टर्म में अपीयर कर रहा, और साथ ही साथ Q1 जिसपे कि हम फोर्स पता कर रहे थे मेरे लाल, फोर्स, वो Q1 भी टर्म सभी में अपीयर कर रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये डायरेक्शन बताता है, प्लस सेकंड वाला यहां देखें, ये कॉमन चला गया, रह गया Q3 अपॉन R31, R है ये, R31 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R31, इस पे कैप लगाया, ये किस्सा इधर का है, प्लस यहां देखो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन चला गया, क्या बचा, Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41, इस पे लगा दिया हमने कैप, और प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म पे ध्यान दो, प्लस मिला Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और इनटू में Rn1, और इसी पे लगा दिया हमने कैप। ये नेट रिजल्ट है आपका, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, फिर से एक बार ध्यान दें, जब बहुत से चार्जेस रहे, ए लॉट नंबर ऑफ चार्जेस अगर दिए हों, और आपसे कहा जाए किसी एक स्पेशल चार्ज पर नेट फोर्स पता करिए, तो आपको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो किस तरह, ये इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on it by presence of other charges। तो सारे फोर्सेस निकाल के हमने इनको ऐड कर लिया। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो देखेंगे उसमें, तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वेक्टर सम क्या होता है, अभी आ जाएगा क्लियर आपके समझ में। फिलहाल एक चीज का ध्यान दें, हमने आपसे अभी कहा था कि इस Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा और Q3 भी फोर्स लगा रहा, लेकिन एक चीज याद रखें, Q1 के साथ Q2 का जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, Q3 के आ जाने से, मतलब Q3 के और इंट्रोड्यूस हो जाने से इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। हम यहां नोट किए दे रहे हैं, कहां पे लिखे हैं, कहां पे लिखे हैं, यहां लिखे दे रहे हैं, यहां लिखे दे रहे हैं, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज नॉट affected
वाई अदर चार्जेज, अदर चार्जेज, ये नोट कर लें, नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर दें। गुड गुड, वेरी गुड। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग ढाली। अरे सर ये क्या है? कुछ नहीं, आते हैं टॉपिक पर, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अब हम यूज करके देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। हाउ वी यूज, कैसे यूज करें। देखें, मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं, और लेट कर लिया साइड एक्स है, ये भी साइड एक्स है, ये भी साइड एक्स है, इस वर्टेक्स का नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम बी, इसका नाम सी। और सपोज करो यहां पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां पर भी चार्ज रखा है प्लस क्यू, और चलो यहां रखा माइनस क्यू, क्योंकि आप सोचेंगे हमेशा प्लस ही ले लेते हो, कभी माइनस का जिक्र नहीं करते। हमने माइनस एक चार्ज, और हमसे पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन ए, मतलब इस पॉइंट पर नेट फोर्स पता करना है आपको। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो देयर आर थ्री चार्जेस। ए पॉइंट पर, ए वर्टेक्स पर चार्ज प्लस क्यू, बी पर चार्ज प्लस क्यू, सी पर चार्ज नेगेटिव क्यू। हमें ए पॉइंट पर नेट फोर्स पता करना, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। देखो ए पॉइंट पर बेटा, ये बी पॉइंट पर रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा। कैसा? रिपल्सिव। उसका ये डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जरा इसे ध्यान दो, ये वाला चार्ज बॉडी निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन की बजाय अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ये वाला इसे खींचेगा, तो ए वाला चार्ज बॉडी इसे खींचेगा अपनी तरफ, और ये खींचेगा इसे अपनी तरफ, अट्रैक्शन होगा भाई, दोनों खींचेंगे एक दूसरे। हमें ए पर पता करना है। किस पर? ए पर। तो ये इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इस बॉडी को ये खींचेगा, तो इसका डायरेक्शन हुआ दिस। ये वाला प्लस क्यू निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव है। यहां क्या हो रहा था? ये इसको रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ये इसको फोर्स लगा, रिपेल कर रहा। बट यहां क्या हुआ? ये वाला बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, ये निगेटिव है, प्लस को खींचेगा, और प्लस वाला निगेटिव को खींचेगा, प्लस वाला। तो ये खींच रहा है इसे, हमें इस पे चाहिए फोर्स, इसलिए ध्यान ने ए पर कौन फोर्स लगा रहा? सी लगा रहा। हमने इसलिए ये दिखाया आपको कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? ये ए जो है सी को अपनी ओर खींच रहा, उसका डायरेक्शन है। हमें क्या चाहिए? इस ए पर फोर्स चाहिए, तो सी वाला जो निगेटिव है इसे अपनी तरफ खींच रहा। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये इसी पे एरो लगा दिया, इस लाइन पे, ये जो ट्रायंगल की लाइन है इस पे ये खींचेगा, इसे खींचेगा, ये वाला खींचेगा इसे अपनी तरफ, इस पे फोर्स। और इस फोर्स को हमने मान लिया, मान लो ये फोर्स आपका F1 है और ये फोर्स आपका F2 है, ऐसे मान लिया। फिर जरा सोच लो, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज बॉडी इसे धकेलेगा बाहर की ओर। मान लिया यार फोर्स F1 है, और यहां देखो एच वेक्टर लिख लो, ज्यादा बेटर है। और ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
ये निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला बॉडी इसे खींचेगा और ये वाला बॉडी इसे खींचेगा, तो ये इसे खींचेगा, ये क्लियर। तो इसका मतलब डायरेक्शन ये हुआ, हमें इस पे फोर्स पता करना है, तो इस फोर्स को F2 मान लिया। अब इनका हमें वेक्टर सम मतलब नेट फोर्स पता करना है, नेट फोर्स। तो F1 और F2 को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटी। इन्हें ऐड करने के लिए क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर दो फोर्स F1 और F2 किसी पॉइंट पर एक्ट हो रहे हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, प्लीज नोट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा, अगर किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट 2 है और यहां पर एक ही पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक F1 और एक F2, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा रहे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट मीन नेट फोर्स, रिजल्टेंट हम यहां वेक्टर लगाए दे रहे हैं या ना लगाए कोई बात नहीं, हम स्केलर फॉर्म में इसको कंप्यूट करेंगे। तो नेट आर जो होगा, नेट आर या नेट फोर्स, नेट फोर्स इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, जो थीटा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 11th क्लास में वेक्टर के चैप्टर में आपने बड़ा अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इतना ध्यान रखें, अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनके बीच का एंगल जो भी रहे तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेट वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन नेट फोर्स, जैसे यहां फोर्स अपेंड कर रहा है तो नेट फोर्स इक्वल्स होता है अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस इसको, हाँ वही बता रहा हूं, स्क्वायर ऑफ सेकेंड फोर्स प्लस 2 into first force into second force that means magnitude into angle of cosine between them, उनके बीच का cos थीटा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम यहां निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम ये पता करें कि ये जो F1 है वो कितना होगा, जरा देखना, फोर्स F1 इसका मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं हम, ये बराबर होगा, हम कूलम्स लॉ लगाएंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वी ऑल नो दिस, तो दिस इज इक्वल टू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बोले तो Q, हम इस देख रहे हैं Q इंटू Q2, ये भी तो Q है, ये भी तो Q है, और स्केलर फॉर्म में आपको पता है कि चार्जेस के साइन अपेंड नहीं करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखो बेटा, जब भी हम कूलम्स फॉर्मूला का यूज इन स्केलर फॉर्म करते हैं, स्केलर फॉर्म दैट मीन केवल मैग्नीट्यूड पता करते हैं, तो चार्जेस के साइन अपेंड नहीं करते। तो हमने यहां क्या रखा, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q डिवाइड बाई इनके बीच का स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस तो x है दोनों के, ये जो साइड है तो ये आपका x स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मालूम हो गया, इसे मान लिया। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का Q में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर होगा अपॉन x स्क्वायर, लेट इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरह सेकेंड का मैग्नीट्यूड पता कर ले हम, F2 दिस इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह भी Q है, Q2 की जगह दोनों भी Q इंटू Q डिवाइड, डिस्टेंस भी भाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। हमें फोर्स दोनों पता चल गए। इस A पॉइंट पर जो पॉजिटिव Q चार्ज था, इस पर दो फोर्स एक्ट हो रहे थे, एक तो along BA डायरेक्शन, ये पॉइंट A था, along BA डायरेक्शन आप देख रहे रिपेल कर रहा, एक along AC डायरेक्शन क्योंकि ये C इसको खींच रहा, हाँ निगेटिव है इस वजह से ये। अब हमें इनके बीच का ये F1 F2 पता चल गया बेटा, ये F1 माना ये F2, सवाल है इसके बीच के एंगल का, बस यही मेन चीज है। तो ध्यान दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम, नाम ही उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब तीनों साइड सेम है तो इसका मतलब ये तीनों एंगल सेम होंगे, और ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। जरा देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी जो हमने ड्रॉ कर रखी, फोर्स F1 को इंडिकेट करती हुई जा रही लाइन, ध्यान दो BA से लेकर F1 तक, तो ये तो 180 का एंगल हुआ टोटल,
हाँ बिल्कुल हुआ। यहां से यहां तक ये एंगल पूरा 180 हुआ, 180 में से ये 60 माइनस कर दें तो ये एंगल बचा 120 डिग्री। अब हम इस फार्मूले से इस ए पॉइंट पर नेट फोर्स पता कर लें। तो सो नेट फोर्स एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट देखो बेटा यहां पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां हमने गौर देखा जितना वैल्यू F1 का है उतना ही वैल्यू F2 का है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, हमें दिखाई दे रहा है। यहां जितना F1 का वैल्यू है उतना F2 F1 बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड F2 बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन बोथ आर सेम। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने इनको मान लिया मान लीजिए P कोई भी अमाउंट, या आपको बुरा लग रहा है चलो भाई हम K माने ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, हमने फिलहाल मान लिया, हम पुट कर रहेंगे। तो जरा देखना यहां लिखा है F1 स्क्वायर, हमने F1 को K माना तो हो गया K स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F2 को भी K माना क्योंकि दोनों थे इक्वल, K स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 दैट मीन K इंटू F2 आल्सो K इंटू कॉस ऑफ थीटा क्या है F1 और F2 के बीच का एंगल। तो यहां दिखाई दे रहा F1 का ये डायरेक्शन था, F2 का डायरेक्शन A to C था, A to C, तो ये 120 का डिग्री है, यहां हमने लिखा 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट ये बन गया K स्क्वायर प्लस 2 K का K में मल्टीप्लाई किया वी गेट 2K स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू सब लोग जानते हैं -1/2 होता है। यहां लिखे दे रहे cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। तो बेटा ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। और जरा ध्यान दो अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, ये माइनस का K स्क्वायर है, ये माइनस साइन यहां आकर के प्लस को माइनस बना देगा, नेगेटिव K स्क्वायर, ये प्लस का K स्क्वायर, तो इट इज आल्सो कैंसिल आउट। अब क्या बचा, K स्क्वायर बचा, अंडर रूट के अंदर बचा K स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं केवल K एंड द वैल्यू ऑफ K या तो F1 है या फिर F2 है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम F1 का वैल्यू पुट किए दे रहे हैं, तो यहां रिजल्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट नेट फोर्स। अब इसका यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह आपने आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जिक्र सुना। अब अगला टॉपिक आने तक आप अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़िए और परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रताप सर स्टडी हब आपकी सेवा में हमेशा तैयार खड़ा है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ कल, और तब तक के लिए बाय बाय।